हेलो सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आज फिर आप लोगों के साथ एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो इस समय बहुत ही चर्चा में है और इसकी सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इंडिया बायो इकोनॉमी रिपोर्ट 2022। इस रिपोर्ट को बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट्स काउंसिल BIRAC बिराक द्वारा जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था 2020 की तुलना में 14.1% की वृद्धि के साथ 2021 में $80 बिलियन से अधिक हो गई है। तो विराग के अनुसार जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो 2020 की तुलना में इस साल जो है 14.1% की वृद्धि की है। भारतीय जैव अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जो बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्निक्स को यूज करके वातावरण में कम प्रदूषण फैलाकर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करना ही बायो इकोनॉमी के क्षेत्र में आता है। तो इसके बारे में हम अभी आगे आपको बताते हैं। भारतीय जैव अर्थव्यवस्था 2025 तक $150 बिलियन और 2030 तक $300 बिलियन से अधिक होने की संभावना है। ये अभी जो है 2025 तक $150 बिलियन तथा 2030 तक $300 बिलियन से अधिक होने की संभावना है। बता दें कि जैव अर्थव्यवस्था में मटेरियल, केमिकल और एनर्जी के लिए बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्स से प्राप्त किए जाते हैं। जो भी हम मटेरियल यूज करते हैं एनर्जी के लिए या कोई भी सामान हो वो रिन्यूएबल बायोलॉजिकल सोर्स से प्राप्त किए जाते हैं। इसे जैव अर्थव्यवस्था में चक्रव्यूह की तरह काम करते हैं। उन्हें जैव और अर्थव्यवस्था में सम्मिलित कर लिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम आपको कुछ बता देते हैं। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी FAO की। इसका जो है मुख्यालय रोम इटली में है। ये मुख्य रूप से इसका जो लक्ष्य है वो विश्व की भुखमरी को कम करना और खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, जिससे कि उसका सभी देशों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और भुखमरी को समाप्त किया जा सके। और ये कृषि के उत्पादन, वितरण, वानिकी, शस्य, मत्स्य, पशुपालन, इन सब पे ये विभिन्न देशों में ये इसके जोनल सेंटर होते हैं जो कि इनके शोध रिसर्च संबंधी कार्य कराए जाते हैं। जिस प्रकार जहाँ मानसून जलवायु होती है उसी प्रकार की फसलें पर ये रिसर्च भी करवाता है। तो ये रहे FAO के कुछ कार्य। तो संयुक्त राष्ट्र के FAO के अनुसार जैव अर्थव्यवस्था को जैविक संसाधनों के उत्पादन, उपभोग और संरक्षण के रूप में परिभाषित किया गया करना है। 21वीं सदी के पहले दशक में जैव अर्थव्यवस्था शब्द लोकप्रिय हो गया था। तो 21वीं सदी के प्रथम 10 वर्ष उसमें ही ये जैव अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही प्रचलित हो गया था, क्योंकि जब बायोटेक्नोलॉजी या सस्टेनेबल विकास की बात की जाती है तो उसमें जैव अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान होता है। इसलिए जैव अर्थव्यवस्था बहुत ही चर्चा में रहती है। इसलिए ये शब्द जो है बहुत ही पर चर्चा में बना रहता है और सभी परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण
वर्ड है, क्योंकि इससे ही हमारा भविष्य टिका हुआ है। तो जैव उद्योग आत्मनिर्भर भारत और भारत के वर्ष 2047 तक ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टिकोण से प्रोत्साहन मिला है। भारत जो है 2037 तक ऊर्जा में आत्मनिर्भर होने के लिए तत्पर है और इस जो है जैव ऊर्जा स्रोतों पर आधारित वाहनों के निर्माण के लिए अग्रसर है, जिससे कि जो है वातावरण में इससे प्रदूषण में कमी होगी और भारत की तेलों पर निर्भरता कम होगी, जिससे कि भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से ग्रो करेगी। जैव ईंधन में 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ सरकार ने जो है पेट्रोल में 20% एथेनॉल, क्योंकि हमारे यहाँ भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है, गन्ने से ही इथेनॉल प्राप्त किया जाता है, इसलिए पहले तो 5% था 2016 में, अब सरकार ने 20% एथेनॉल मिलाने का जो है निर्णय लिया है पेट्रोल में। तो इससे भी जैव जो है ईंधन में हमारे जो राष्ट्रीय खर्च है उसकी बचत होगी। इसी प्रकार जैसे हम देखते हैं कि पहले जो है समुद्र में तेलों का आयात निर्यात होता था, उससे समुद्र पर बहुत सारा तेल गिर जाता था, जो कि ऐसे बैक्टीरिया हमारे वैज्ञानिकों ने बनाए जो तेल को एक ही मिनट में चट कर जाते हैं और फिर उन बैक्टीरियों को एकत्रित करके फिर से तेल वापस प्राप्त कर लिया जाता है। तो ऐसी ये सुविधा हमारे वैज्ञानिकों द्वारा जैविक प्रदूषण को कम करने ऐसे ही डिकम्पोजर बनाए गए, जो कि सड़े गले पदार्थों को सड़ाकर उन्हें बहुत जल्दी ही डिकम्पोज, जो हम 1 साल 2 साल में 10 सालों में डिकम्पोज कर पाते हैं प्राकृतिक रूप से, ऐसे ऐसे बैक्टीरिया तैयार किए गए कि वो तुरंत 1 सप्ताह 2 सप्ताह में ही डिकम्पोज कर देते हैं। तो ये जैव अर्थव्यवस्था में आजकल बहुत ही योगदान दे रहा है। एग्रीकल्चर में जो हम है वर्मी कल्चर और विभिन्न कीटों को रोकथाम के लिए बैक्टीरिया, बैसिलस थियोबिटी, कॉटन बिटी, मक्का बिटी, बैंगन बिटी, कपास आदि का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भी एक जैव अर्थव्यवस्था में इसे भी शामिल किया जाता है। तो हमारी अब लगातार जैव अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, जिससे हमारा उत्पादन भी बढ़ रहा है और हमारे देश की आय भी बढ़ रही है। इस रिपोर्ट में यही बताया गया है कि 2030 तक $300 बिलियन से अधिक जो है इसकी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, जो जैव अर्थव्यवस्था है। तो ये एक हमारा जो है सकारात्मक कदम है। तो जैसा कि सभी दोस्तों को पता है, मैं पिछले वीडियो से एक क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, जिसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहता है। तो ये आज का प्रश्न है, भारत में अब रामसर स्थलों की कुल संख्या है। तो अब भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? क्योंकि अभी जो है अक्टूबर में 6 रामसर स्थल खोजे गए थे। उसके बाद भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या हो गई थी 49 और अभी हाल ही में परसों नरसों नए राम स्थलों को नामित किया गया है, जिससे कि इनकी संख्या अब जो है कितनी हो गई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन इस प्रश्न का जवाब देता है। अगर ये हमारी पढ़ाई अच्छी लगती है तो हमारे चैनल प्रमोद कुमार ओनली फॉर टेलीविज़न को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा अपने छोटे बड़े भाइयों को और मित्रों को भी इसे फॉरवर्ड कर दें, जिससे कि ये हमारा चैनल लगातार बढ़ता रहे और आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो प्राप्त होती रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।